हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, विद्वान ने बताया है कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती। विद्वान ने बताया कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु एक मिनट सोचकर लिया गया निर्णय हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में हम हमारे पिछले वीडियो में बता चुके हैं संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में हम पूरा बता चुके हैं। उसके बाद हम संख्याओं के वर्गीकरण के टॉपिक पर जाने से पहले उसके बेसिक के बारे में हम बात करते हैं, जैसे चिन्हों का ज्ञान और भाग के नियमों के बारे में ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इसमें हम बताते हैं कि भाई चिन्हों का ज्ञान, चिन्हों के ज्ञान के बारे में बात करते हैं। चिन्हों के ज्ञान के बारे में तो बात करते हैं कि भाई समान चिन्ह वाली संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, और असमान चिन्ह वाली संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे धनात्मक संख्याओं को यदि हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होती है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को यदि आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गई, धनात्मक संख्या प्राप्त हो गई। ऐसे ही हमने अगली बात बोली है कि भाई असमान चिन्ह वाली संख्याओं का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ये हो गई हमारी असमान चिन्ह वाली। और ये हो गई हमारी समान चिन्ह वाली। चिन्हों का ज्ञान, समान चिन्ह वाली संख्याओं का आपस में गुणा करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब हमें धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। ऐसे ही हम यदि असमान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें क्या होती है, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं हम दो समान चिन्ह वाली संख्याएं जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है। क्या बोल रहा हूं, दो समान चिन्ह वाली संख्याएं जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है वो हमेशा जुड़ती हैं, और दो समान चिन्ह वाली संख्याएं जिनके
बीच गुणा का चिन्ह नहीं है वो हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी, और चिन्ह वही आएगा जो उन संख्याओं के आगे लगा होगा, और चिन्ह वही आएगा जो उन संख्याओं पर लगा होगा। दोबारा सुनो, जो चिन्हों के ज्ञान में दो समान चिन्ह वाली संख्याएं जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है वो हमेशा जुड़ती हैं, और जुड़ने पर वही चिन्ह आएगा जो उन संख्याओं के आगे लगा होगा। जैसे समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा मैंने क्या कहा है, जुड़ेंगी, और जुड़ने पर वही चिन्ह आएगा जो उन संख्याओं के आगे लगा होगा। दो समान चिन्ह वाली संख्याएं जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है वो हमेशा जुड़ती हैं, जुड़ने पर वही चिन्ह आएगा जो हमें उन संख्याओं पर लगा होगा। आगे हम बात करते हैं दो असमान चिन्ह वाली संख्याएं जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है, जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है वो हमेशा क्या है, घटती हैं, वो हमेशा घटती हैं, और घटाने पर वही चिन्ह आएगा, वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पर लगा होगा। क्या बोला है, दो असमान चिन्ह वाली संख्याएं जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है हमेशा क्या होंगी, घटेंगी, और घटाने पर वही चिन्ह आएगा जो हमारी बड़ी संख्या पर लगा होगा। जैसे तो असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा क्या होंगी, घटेंगी, और घटने पर वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पर लगा होगा। दो असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा क्या होंगी, घटेंगी, घटाने पर वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पर लगा होगा। -9। तो हमने आपको बताया है कि दो असमान चिन्ह वाली संख्याएं जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है हमेशा घटती है, घटाने पर वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पर लगा होगा। हमने आपको चिन्हों के ज्ञान के बारे में बताया है कि समान चिन्ह वाली संख्याओं का आपस में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। फिर हमने बताया कि भाई फिर हमने आपको बताया कि दो असमान चिन्ह वाली संख्याओं का आपस में गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होती है, हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है।
हमने आपको बताया कि दो समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, दो असमान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। और आगे हमने बताया कि भाई दो समान चिन्ह वाली संख्याओं का जिनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है वो हमेशा जुड़ती हैं, और जुड़ने पर वही चिन्ह आएगा जो उन संख्याओं के आगे लगा होगा। और दो असमान चिन्ह वाली संख्याएं जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है वो हमेशा क्या होंगी, घटेगी, और घटने पर वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पर लगा होगा। अब हम आगे बात करते हैं चिन्हों के ज्ञान से आगे बढ़ते हैं भाग के नियम। भाग के नियम। भाग के नियम के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यदि हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, भाज। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो क्या हो गया, हमारा भाजक। और जो भाग देने पर हमें कितनी बार भाग गया वो क्या हो गया, हमारा भागफल। क्या हो गया, भागफल। और जो भाग देने के बाद जो हमारा शेष बचा वो क्या हो गया, शेषफल। भाज्य जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, भाजक जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, और भागफल कितनी बार हम भाजक से भाग दे रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा भागफल। कितनी बार भाग गया वो क्या हो गया, हमारा भागफल। और जब हमारा भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो हमारा क्या होगा, शेष बचता है वो क्या हो गया, हमारा शेषफल। अब हम भाग के नियमों के बारे में बात करते हैं। भाग के नियमों के बारे में बात करते हैं तो दो के नियम के बारे में बात करते हैं। दो का नियम का मतलब है दो हमारी अंक है उसका हम किन किन संख्याओं में भाग दे सकते हैं। अब इसमें दो के नियम में हम बात करते हैं कि भाई दो का नियम वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक हो तो हमारा क्या हो गया, दो का पूरा भाग चला जाता है। भाग के नियम में हम बात करते हैं दो के नियम में यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो दो का हमारा पूरा भाग चला जाता है। वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दो का पूरा भाग जाएगा।
दो का नियम कहता है हमारा कि वे संख्याएं जिनमें इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं भाग के नियम में। तीन का तीन के नियम में बात करते हैं हम वे संख्या जिनके अंकों को जोड़ने पर यदि तीन का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे संख्याएं जिनके अंकों को जोड़ने पर उसमें तीन का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में तीन का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 321 मैंने बोला है कि भाई वे संख्याएं जिनके अंकों को जोड़ने पर उसमें तीन का भाग चला जाए। अंकों को जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसमें यदि तीन का भाग चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी तीन का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक और दो तीन और तीन कितना हो गया 6। अब 6 में अपना क्या जा रहा है तीन का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब हम आगे बात करते हैं 4 के नियम के बारे में कि 4 का भाग किन किन संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। 4 के नियम में हम बात करते हैं 4 के नियम में बात करते हैं कि वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 00 हों या फिर अंतिम 2 अंकों में चार का पूरा पूरा भाग जाए तो उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 के नियम में हमने बताया कि यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो या फिर उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हमने लिख दिया है 324 और एक शर्त रखिए यदि हमें किसी संख्या के अंत में यदि 00 मिल जाए तो उस संख्या में भी हमें क्या हो गया 4 का पूरा पूरा
हमारी क्या हो गई, 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई। आगे हम बात करते हैं 5 के नियम के बारे में कि भाई 5 जो हमारा अंक है वो कौन कौन सी संख्याओं को विभाजित कर सकता है पूरा पूरा। 5 के नियम में हम बात करते हैं यदि उस संख्या के अंत में वे संख्याएं जिनके अंत में 0 या फिर क्या हो 5, यदि वे संख्याएं जिनके अंत में 0 या फिर 5 हो, वे संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित होंगी। मैंने बताया 5 के नियम में वे संख्या जिनके अंत में 0 हो या फिर 5 हो, वे संख्याएं हमारी पूरी तरह किससे विभाजित होंगी, जैसे 105 या फिर क्या हो 100, 0 हो, ये उदाहरण है। कोई भी संख्या आ सकती है। मैंने तो आपको बताया कि भाई जिसके अंत में या फिर इकाई का अंक 0 या 5 हो, वो हमारी क्या हो गई 5 से पूरी तरह विभाजित हो गई। आगे हम बात करते हैं 6 के नियम के बारे में। आगे बात करते हैं 6 का नियम। 6 के नियम में बात करते हैं वे संख्याएं या फिर वो संख्या जिसमें 2 का और 3 का दोनों का यदि उस संख्या में भाग आ रहा है तो वो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। वे संख्याएं जिनमें 3 का भी और 2 का भी पूरा पूरा भाग जाए तो वे संख्याएं 6 से पूरी तरह विभाजित हों। मैंने बताया कि 6 के नियम में यदि संख्या है हमारी उसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है तो उस संख्या में हमारी में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हमने बता दिया ये हमारी 12, इस संख्या में हमारी में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। 3 के नियम में मैंने बताया था कि अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो भी हमारी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है तो वो हमारी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्योंकि 2 के नियम में बताया था यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ये भी हमारी किससे हो गई, 6 से विभाजित हो गई। अब हम आगे बात करते हैं 8 का नियम। 8 का नियम। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 7 का नियम नहीं बताया। हम 7 का नियम नहीं बताएंगे, पहले हम पढ़ेंगे 8 का नियम, उसे हम बाद में बताएंगे। 7 का नियम, 13 का नियम जो हमारा समान है उसके बारे में हम बाद में
बताएंगे। अब हम पहले बात करते हैं 8 के नियम के बारे में। वे संख्याएं जिनका या फिर जिनमें 8 के नियम के बारे में, वे संख्याएं जिनमें अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो या फिर अंतिम जो हमारे 3 अंक हैं वो 000 हो, 30 हो, या फिर अंतिम 3 अंक 4 से अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। मैंने क्या बोला कि भाई अंतिम 3 अंक यदि 000 हो या फिर 3 अंक हमारे 8 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी, 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 7,300 नहीं 73,000, कि भाई मैंने बोला था कि ये 000 हो, या फिर क्या बोला है, अंतिम 3 अंक हमारे किससे विभाजित हो, 8 से यदि विभाजित होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, ये हो गया हमारा 6,300 63,800। अंतिम 3 अंक यदि 8 से पूरी तरह विभाजित हैं तो हमारा क्या हो गया, 8 का नियम लग गया। कोई भी संख्या हो सकती है जो हमारे 3 अंक के 8 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। ऐसे ही हमारे यदि 3 अंक हैं 000 है तो वो पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। आगे बात करते हैं हम 9 का नियम। 9 का नियम, इसमें हम बात करते हैं वो ये है, यदि जो हमें संख्या दी गई है उसके अंकों के योग में यदि 9 का पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या भी हमारी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, 9 से ये क्या हो गया, 9 से 9 अंकों के योग यदि 9 से पूरी तरह विभाजित है तो वो भी संख्या भी हमारी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। आगे हम बात करते हैं 10 का नियम। 10 के नियम में हम बात करते हैं, यदि इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित
होगी। जैसे 110, ये अंक हमारा क्या हो गया, अंतिम अंक इकाई का अंक क्या हो गया 0, तो ये हमेशा क्या होगी 10 से विभाजित होगी। अब हम महत्वपूर्ण जो हमारा सवाल जहां से बनते हैं, जो पढ़ाया वो महत्वपूर्ण है, लेकिन और महत्वपूर्ण बात जो हमारा नियम है 11 का नियम, 11 का नियम, 11 के नियम के बारे में हम बात करते हैं कि भाई वे संख्या जिनके सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग वे संख्याएं जिनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, योग करते हैं यदि उनके बीच का अंतर शून्य, बीच का अंतर शून्य प्राप्त हो या फिर या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो, गुणज का मतलब 11 का पूरा पूरा भाग, एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जिनके बीच का अंतर यदि शून्य हो या फिर उनके बीच का अंतर 11 का गुणज हो या फिर 11 का पूरा भाग चला जाए या फिर 11 का, या फिर ऐसे लिखो 11 से विभाजित हो जाए वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। 11 के नियम महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। हम बताएं कि वे संख्याएं जिनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं और योग करने पर उनके बीच का अंतर, उन संख्याओं के बीच का अंतर यदि शून्य प्राप्त हो या फिर एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बताया है कि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग,
जैसे सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। 5 + 1 + 1 कितना हो गया? ये हो गया 7। ऐसे ही 3 और 4 कितना हो गया? 7। अब इनके बीच का अंतर यदि हमें 0 प्राप्त हो गया तो किससे विभाजित हो गई? 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई। ऐसे ही आगे बताए यदि एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या भी हमें क्या हो गई? 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब हम आगे बात करते हैं अगला 7 का और 13 का नियम। सात की और 13 के नियम में सात और 13 के नियम में बताया गया है यदि कोई संख्या सामान्य 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो। 7 और 13 के नियम में बताया गया है कि वे संख्याएं जो सामान्य 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बना हो तो उसमें हमें क्या होगा? 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। सात और 13 के नियम में 6 अंकों की समान 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या हमारी 7 से और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे समान 6 अंकों की यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो वो हमेशा किससे? 7 से और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 से 13 से और एक संख्या है हमारी 11 से और एक है हमारी 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। भाई समान 6 अंकों की यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो 7 से 13 से और 11 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये चीज लिख लो कि भाई यदि समान 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो हमारी 7 से 13 से 11 से और 37 से इन 4 संख्याओं से विभाजित होगी। ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आ भी सकता है कि भाई 6 समान अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो किस किस संख्या से विभाजित होगी? तो वो 7 से भी होगी, 13 से भी होगी, 11 से भी होगी और 37 से भी होगी। अब हम आगे बात करते हैं भाग के नियमों के बाद हम बात करते हैं भाग के नियमों के बारे में। हमने बात की, उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि भाई सामान्य जानकारी में
कि भाई वर्ग हमें, अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें बेहतर से बेहतर करना है, तो हमें वर्ग, घन और पहाड़ी, इन तीनों का भाई एक से कम हमें 30 तक वर्ग तो आने ही आने चाहिए। 1 से 30 तक वर्ग तो हमें आने ही चाहिए, और 1 से 20 तक हमारे घन आने ही चाहिए, और कम से कम 1 से 30 तक पहाड़े आने ही चाहिए, जिससे हमारे क्या है कि कैलकुलेशन में तेजी होगी, और कैलकुलेशन तेजी होगी तो सवाल भी हम उतनी ही जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है और उसमें हमें समय कम से कम, जो स्टूडेंट्स कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करेगा, वो इन्हीं तरीकों से हल कर सकता है कि भाई घन, वर्ग और पहाड़े, जिसका कैलकुलेशन जितना तेज होगा वो स्टूडेंट उतना ही अपने को आगे पाएगा। इससे आगे हम बात करते हैं, कि भाई सामान्य जानकारी है, यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गई? शून्य प्राप्त हो गई। यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गई? 0 प्राप्त हो गई। आगे हम बात करते हैं, यदि किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है। अनंत प्राप्त होता है। अगली बात करते हैं, यदि 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है। तो ये थोड़ी सामान्य जानकारी है। यदि किसी संख्या का हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 0 प्राप्त होगी। यदि किसी संख्या में हम यदि 0 का भाग दे रहे हैं तो हमें अनंत प्राप्त होगा। और यदि किसी 0 में किसी संख्या का यदि हम भाग दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गई? 0 प्राप्त हो गई। यदि हम शून्य में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गया? शून्य प्राप्त हो गया है। ये थोड़ी जानकारी है, सामान्य जानकारी है। अब हम बात करते हैं कि भाई पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में। हमने आपको बताया है कि भाई संख्याओं का वर्गीकरण हमने क्या क्या किया है। इस वीडियो के अंत में हम आपको बता देते हैं, फिर हम संख्याओं के वर्गीकरण जो हमने किया है उन महत्वपूर्ण संख्याओं के महत्वपूर्ण जो सवाल बनते हैं उन संख्याओं की हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम इस वीडियो में हम उस वर्गीकरण को एक बार और बता देते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। पहली संख्या है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बारे में हमने आपको बताया कि भाई 0 नहीं, नेचुरल नंबर है हमारी 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गई? अनंत तक। ये क्या हो गई? हमारी प्राकृतिक संख्या। अगली संख्या बात करते हैं हम होल नंबर, पूर्ण संख्या।
कौन सी संख्या के बारे में बात करते हैं हम? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गई हमारी होल नंबर, जो हमारी क्या हो गई, जीरो भी शामिल हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके क्या हो गया, ये भी हमारा अनंत। अगली संख्या हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या। अगली संख्या हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। कौन सी संख्या है? इंटीजर नंबर। इसमें क्या हो गई, माइनस की संख्या भी शामिल हो गई। इसमें माइनस की संख्या भी क्या हो गई, शामिल हो गई है। ये क्या हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्ण संख्या इसमें जीरो शामिल हो गया। पूर्णांक संख्या इसमें माइनस की संख्या भी क्या हो गई, शामिल हो गई। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं परिमेय संख्या। आगे हम बात करते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं हम P/Q के रूप में रख सकते हैं। ये जो भी है हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या है। 3/5 आदि हमारी क्या है, परिमेय संख्या। चौथा है हमारी रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक इरेशनल नंबर है, जैसे √2, √3, √5, √7 ऐसे पाई, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हमारी अगली आ गई है, पांचवा नंबर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हमारी वास्तविक संख्याओं के अंदर 1/2, √2, 0, 1/3, 5 आदि जो संख्याएं हैं वो हमारी क्या हो गई, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब हम आगे बात करते हैं हम इमेजरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, इमेजनरी नंबर। आगे हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं, जैसे -2, 3 आयोटा, ये हमारी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। अब हम आगे बात करते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्याओं के हम बारे में बात करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये हमारी क्या हो गई, जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि हो, वो हमारी क्या हो गई, सम संख्या। कहने का मतलब इकाई के अंक में यदि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो तो हमारी क्या हो गई, सम संख्या। यानी उस संख्या, पूरी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला गया तो सम संख्या ही है। आगे बात करते हैं हम विषम संख्या, और नंबर। 1 3 5 7 9 11 13
आदि, ये हमारी क्या है, विषम संख्या। आगे है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो कंपोजिट नंबर संख्या क्या होती है कि भाई 4 है, जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, वो क्या हो गई हमारी कंपोजिट नंबर। भाई एक से तो विभाजित होगी, एक से तो विभाजित होगी और ये खुद 4 से विभाजित होगी और इसके अलावा किसी संख्या से यदि विभाजित होगी तो वो क्या होगी हमारी कंपोजिट नंबर। खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो गई, वो क्या हो गई हमारी भाज्य संख्या। 4, 6, 8, 10 खुद के अलावा किसी और संख्या से यदि विभाजित हो गई, वो संख्या हमारी क्या हो गई कंपोजिट नंबर। आगे हम बात करते हैं, आगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, एक के अलावा और खुद के अलावा, एक से और खुद के अलावा किसी और संख्या से यदि विभाजित ना हो, वो हमारी क्या हो गई अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि संख्याएं ये हमारी क्या हो गई अभाज्य संख्या, रूट संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी बोलते हैं, जो हमारी प्राइम नंबर होती है। ये हमारी संख्याओं का क्या हो गया वर्गीकरण हो गया। प्रज्ञान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स